तो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम को यदि हम लोग समझें, इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है। यदि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन। यदि सपोज ये डस्टर है, रिएक्शन को अभी छोड़ते हैं, पहले क्या सपोज ये डस्टर है और ये डस्टर को मैंने इस तरीके से अपने ये इसके इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, आपने फिजिक्स में सीखा, और ये इसको कुछ फोर्स लगा, दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर, मतलब दोनों इक्वल होंगे। यदि बेटा ये सपोज डस्टर इधर ऐसे आपने छोड़ा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि जितना फोर्स इधर ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये इसको लगा रहा होगा। सपोज मैं इस तरीके से इधर बेंच पे इस पर ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम। वैसे ही सेम केमिस्ट्री में क्या, सपोज आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा, ठीक है, सपोज आपने PCl5 को डिसोसिएट कराया PCl3 प्लस, करेक्ट। तो इधर से बेटा PCl5 का देखो ना, या PCl5 इधर से डिकम्पोज होगा PCl3 और Cl2 का, और यहां से बेटा PCl3 प्लस Cl2 का PCl5 का फॉर्म। जब इसका इधर पे कन्वर्जन और इसका इधर कन्वर्जन क्या हो, ये पॉसिबल, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो कैसी हो, सेम हो। मतलब इधर से इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों का फॉर्मेशन, और इधर से इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो, सेम हो। तब आप क्या बोलोगे, ये रिएक्शन आपकी किस पर है, इक्विलिब्रियम। आया समझ में? ऐसे सोचो, जैसे आपने पेंडुलम देखा, पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से करते हैं, इसको क्या बोल सकते हो, इधर से इधर गया फिर वापस इधर आया, इधर गया फिर वापस इधर आया। ये क्या है, इस अबाउट, क्या इस तरीके से, क्या इस एक पॉइंट के अबाउट क्या इक्विलिब्रियम पर है। जितना ये ऊपर जा रहा उतना ही नीचे आ रहा, जितना ऊपर जा रहा उतना ही नीचे आ रहा। आए समझ में? तो इक्विलिब्रियम टर्म क्या है, जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। यदि वो बराबर हो, मतलब इससे इसका फॉर्मेशन और इसका इससे फॉर्मेशन कैसा हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम। सपोज ये इस पे मैंने रख दिया था, तो ये भी क्या इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि बेटा ये क्या कहीं चेंज होने वाला है, इस पर जो अभी फोर्स लग रहा था वो हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो इस ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो पेंडुलम वाला केस था, ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर चेंज होना, इधर से इधर चेंज होना, ये क्या हो जाएगा, डायनामिक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन आपकी चेंज। बट जितना ऊपर जाएगा उतना ही क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। आया समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया क्या होता है। जब बेटा जब आपका, अब थोड़ा केमिस्ट्री में बोलूं, तो जब एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, इन सारी, या तो मैं ये बोल दूं, ये प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपकी कांस्टेंट है। वो स्टेट, इक्विलिब्रियम का एक स्टेट है जहां पर बेटा आपका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे। इधर भी आप देखोगे तो इसके नॉर्मल, इसकी जो भी था, सब कुछ क्या हो गया था, सेम, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है इधर रखा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अब इक्विलिब्रियम आपके दो टाइप के हैं, क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या, जहां पर कुछ भी चेंज ही ना हो, वो क्या हो गया, स्टैटिक। और डायनामिक क्या होगा, जितना ऊपर गया उतना ही क्या आ रहा है, तो एक टाइम पे हमें क्या लगेगा, ये फिक्स है। ये क्या हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे समझ में? तो इसको नोट करो जरा। सभी लोग केमिकल इक्विलिब्रियम मैटेरियल के जो अभी भी ज्वाइन करें, ठीक है। मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वो लिखो। इट इज अ स्टेट ऑफ प्रोसेस, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, अभी पहले इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखो। इट इज स्टेट ऑफ प्रोसेस
it is the state of process in which property like temperature, pressure, it is the state of process in which property like temperature, pressure, and condition remain same, with passes of time, ठीक है, आगे समझ में? तो सिंपल क्या इक्विलिब्रियम, यदि बेटा ये आपका डस्टर मैंने इधर रख दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अब टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम निकलता जाएगा, बट क्या इसकी कुछ भी चेंज होने वाला है? अब ये क्या, इसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोले तो यदि गैस किसी कंटेनर में है और टाइम के पास होने पर उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो गैस आपकी क्या है? आगे समझ में? इक्विलिब्रियम को दो टाइप के होते हैं, देखो इक्विलिब्रियम, ये केमिकल, अभी हम लोग सिर्फ क्या इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, करेक्ट? अब इक्विलिब्रियम आपके टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम और सॉरी ये स्टैटिक बोल रहा है ना, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये एक्चुअली वो डायनेमिक आपके टू टाइप्स, जो फिजिकल केमिकल बोला था वो डायनेमिक होता है, ठीक है? तो इधर क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक तो आपको पता चल गया क्या है, सिंपल बोल सकता हूं, बुक ऑन टेबल, करेक्ट? टेबल के ऊपर बुक रखा है तो वो बुक किस पे कैसे हो गई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर हो गई, ठीक है, करेक्ट? और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और, तो हमें कौन से पढ़ने हैं, केमिकल। क्या हो जाए, फिजिकल और केमिकल, करेक्ट? अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सुना है सभी लोगों ने? क्या सुना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? तो सिंपल क्या बेटा, फिजिकल चेंज क्या होता है, जहां पर बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म, करेक्ट? यदि कहीं पर भी नया सब्सटेंस यदि फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें फिजिकल चेंज है। और यदि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब उसकी जो पुरान पहले ओरिजिनल आपके पास जो सब्सटेंस था और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उन दोनों की प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट। जैसे इधर PCl3 वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, तो PCl5 वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, इसमें क्या हो रहा था बेटा, ये चेंज हो गया PCl3 प्लस Cl, इसकी प्रॉपर्टीज और इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो जब कभी बेटा क्या हो, आपके चेंज होने के बाद कुछ भी, यदि आपका कुछ इस तरीके के केमिकल रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पर होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब आपकी ये इस तरीके से कोई नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो हम लोग ने फिजिकल चेंज में सीखा था, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो। जैसे यदि आपको पता है H2O सॉलिड से आप क्या बना सकते हो, H2O लिक्विड, तो क्या इस वाटर का जो आइस होता है, आइस से लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से आइस में चेंज होना कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि उधर कुछ भी चेंज तो हो नहीं रहा है, करेक्ट? इससे इसमें और इससे इसमें दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं, करेक्ट? बट इधर पे क्या वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके के चेंज क्या होंगे आपके, फिजिकल
चेंज और ये केमिकल चेंज। और जहां पर बेटा फिजिकल चेंज हो तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर केमिकल चेंज हो उनके इक्विलिब्रियम कहां होंगे, ऐसे नोट करो ये। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड से रिवर्सिबल यदि रिएक्शन है, ठीक है, ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल, ये कुछ इरिवर्सिबल हो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो इससे इसमें कहां कन्वर्ट हो। लिख लिया ये, हेडिंग डालो फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिख लिया था सभी ने। यस। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जैसे सपोज सॉलिड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो अभी अभी मैंने बताया था आपको ये, ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने अभी H2O वाला एग्जांपल लिया था, H2 सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होगा, H2O, ये क्या हो गया आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, करेक्ट। अगर आप लिख सकते हो आइस, सॉलिड से आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया। यदि सपोज इस तरीके से वो सॉलिड, और क्या हो सकता है, सॉलिड गैस, क्या सॉलिड गैस, तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगा, सपोज H2O से ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, H2O गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। आपने इतना टेम्परेचर दिया कि वो क्या इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आया और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, करेक्ट। और किसको बोल सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी और भी कोई सब्सटेंस जैसे CO2 होता है, जो जनरली क्या होता है ड्राई आइस बोलते हैं उसको, CO2 को। तो CO2 जो सॉलिड स्टेट में होता है, वो उसको यदि हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, गैस में, CO2 गैस में, तो वो भी क्या हो जाएगा सॉलिड गैस। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है बेटा थर्ड, गैस जो सॉल्यूशन होगा, गैस सॉल्यूशन भी क्या होंगे, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है देखो, इसका मतलब है बेटा यदि सपोज CO2 है, ठीक है, अब CO2 को आपने, CO2 आपके पास गैस था, इसको आपने बेटा किसी पानी में डाल दिया, इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये क्या बना लेगा CO2, उसमें क्या हो जाएगी डिजॉल्व। तो ये उसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका इसमें डिजॉल्व होना, उसका वापस गैस बनना, वो क्या हो जाएंगे दोनों दूसरे के। ये हम लोग एक्वस, आगे समझ। जैसे सर एक ये और एग्जांपल लिख सकते हैं, I2 सॉलिड होता है, आपको पता होगा सब्लिमेशन, I2 सॉलिड क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है I2 गैस, ये भी क्या हो जाएगा सॉलिड गैस, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है आपका सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब यदि सपोज सॉल्ट, सॉल्ट को मैं क्या करूं, सॉल्ट को यदि मैं वाटर में डालूं, ठीक है, सॉल्ट को क्या करूं यदि मैं वाटर में
नोट कर लिया इसको। अब आप सभी ने ये लिख लिया, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले हम लोग क्या करना है, ये जो आप बोल रहे थे अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक्चुअली में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है ये सब, ठीक है। तो लिख लिया इतना। एक तरफ क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखो, रिवर्सिबल ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आप समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आप सबको पता है बेटा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, यदि सपोज ए कोई रिएक्टेंट था, उसका बी में फॉर्मेशन और बी से ए में वापस फॉर्मेशन। जब कभी क्या हो बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से यदि रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो सारी रिएक्शन बेटा जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन ना हो, उसको आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। करेक्ट। पहला पॉइंट लिखो इसमें, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। इस तरफ लिखो इरिवर्सिबल में, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ये इस तरीके से लिख लेना, साइन बना के भी लिख लेना, ठीक है। ये इधर से बेटा ये जो साइन होता है इसका मतलब क्या है बेटा, ये साइन का मतलब है ए से बी का फॉर्मेशन और बी से ए का फॉर्मेशन पॉसिबल है। जब ऐसा कोई आपकी केमिकल इक्वेशन में साइन बना हो तो आप क्या लिखोगे, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये वाला साइन लगाओ, एक सिंगल एरो लगाओ, उसको आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। इसका मतलब ए से बी तो बनेगा बट बी से ए, करेक्ट। ये जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा बेटा क्लोज कंटेनर में, क्योंकि आपको पता है बेटा, यदि सोचो क्लोज कंटेनर में यदि रिएक्शन नहीं हुई, पता चले बेटा व्हाट आइस बेटा आपका किसमें, वेपर में कन्वर्ट, आइस तो लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ और कंटेनर खुला हुआ है, तो वापस उड़ जाना है पानी, फिर वापस उसको पानी कैसे बनाओ, नहीं बना सकते ना। तो हमेशा जो रिएक्शन होगी आपकी वो क्या होंगी, जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो क्लोज कंटेनर में होती है। पता चले आपने इससे PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनाया और Cl2 उड़ गया, कंटेनर खोला था Cl2 गायब। अब कहां से भाई इसको तुम वापस कन्वर्ट कर पाओगे PCl5 में, नहीं कर पाओगे ना। तो हमेशा आपकी जो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल वो क्या होगी, क्लोज कंटेनर। और इरिवर्सिबल बेटा कहीं भी ओपन में भी हो सकती है, आगे समझ में। देखो इसमें लिखो क्लोज कंटेनर और इसमें लिखो ओपन कंटेनर, इसमें लिखो क्लोज कंटेनर, इसमें लिखो ओपन कंटेनर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ये आपको क्लोज कंटेनर में ही करानी पड़ेगी और ये आप कहीं भी करा दो, जनरली आपको ओपन कंटेनर। ये बात क्लियर है। अब ये जो सोचो बेटा, इसका इसमें फॉर्मेशन और इसका इसमें फॉर्मेशन होता रहेगा। सपोज इसने ये 100 50 कन्वर्ट हुआ बी में, फिर 50, फिर इस 50 इसका 50 25 इसमें कन्वर्ट हो गया, 50 हुआ था, फिर 75, फिर इस तरीके से क्या कभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, अभी रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगी ना। इसका इधर से फॉर्मेशन, इसका इधर से फॉर्मेशन,
क्या है, कुछ ना कुछ इधर का इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, और इसका इधर फॉर्मेशन और इसका इधर फॉर्मेशन यदि बराबर हो जाए तो फिर तो कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सपोज ये इसका इसमें जो कंप्लीट होगा उतना ही वापस आ गया, मतलब इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो आप इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन पहुंच गए, तो रेट क्या होगा, बराबर कुछ भी चेंज होना नहीं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में पहले पता है इक्विलिब्रियम कुछ भी चेंज होगा नहीं, मतलब इधर से इसका फॉर्मेशन और इसका इधर फॉर्मेशन हमेशा होता रहेगा। यदि हमेशा होता रहेगा बेटा तो क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी, नहीं होगी, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो लिखो जरा इसमें, रिएक्शन नेवर कंप्लीट, और इसमें लिख सकते हो इस रिएक्शन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसमें देखो रिएक्शन नेवर कंप्लीट, इसमें देखो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। हो गया, इसमें लिखा नेवर कंप्लीट। अब जब ये देखो ये इसमें ऐसा हो सकता है बेटा, देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका इसमें फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, सेम होता है। तो एक ऐसी स्टेट जरूर आएगी जब बेटा ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, बट क्या कभी ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका इसमें फॉर्मेशन और इसका इसमें फॉर्मेशन बराबर, क्या इसमें कभी इसका फॉर्मेशन होगा, तो ये कभी भी आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या कभी इक्विलिब्रियम पर हो सकती है, क्या इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकती है, बट ये अटेंड कर सकती है, करेक्ट। इसमें लिखो इक्विलिब्रियम अटेंड, और इसमें लिखो इक्विलिब्रियम नेवर अटेंड। आगे समझ, तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा नोटेशन सीखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। इसके मैं एक एक एग्जांपल बताऊं क्या, जैसे सपोज CaCO3, ठीक है, CaCO3 सॉलिड, ये बेटा यदि आपने इसको क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराया क्या फॉर्मेशन होगी, CO प्लस CO2 गैस। यदि सपोज आपने बेटा इसको क्लोज कंटेनर में कराया है तो CO2 इधर ही रहेगा, और वापस क्या होता है बेटा, CaO CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 वापस बना, बट यही बेटा आप रिएक्शन CaCO3 और CaCO प्लस CO2 डिकम्पोजिशन करा, भेज दिया, ठीक है। अब ये आपने क्या कर रखा है, ओपन कर लिया, तो ये CO2 उड़ जाएंगे, तो क्या अब ये वापस इधर जाएगा, क्या कभी ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, बट ये सब आगे डिफरेंस समझ में, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल समझ में आ गया। तो आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम सीख लिया और रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में डिफरेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग ना लो, केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग ना लो, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करें, ठीक है। अभी तक हमें ये समझ में आना चाहिए पता है इक्विलिब्रियम कहाँ अटेंड होगा कहाँ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का क्या है। अब हम लोग शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग ना लो, केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज ऐसा कुछ है, ये A से B का फॉर्मेशन हो रहा है और B से A का फॉर्मेशन, समझते हैं इनका मतलब। आपको पता है बेटा इक्विलिब्रियम यदि अटेंड करना है इसका मतलब इसका इसमें फॉर्मेशन इसका इसमें फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट क्या होता है,
तो इससे इसके फॉर्मेशन को, मतलब ये जो आपको इनिशियली रिएक्टेंट बना के दिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर तो दो रिएक्शन, इसका इसमें फॉर्मेशन और इसका इसमें फॉर्मेशन। तो जो इसमें से ए का बी में फॉर्मेशन, उसको आप क्या बोलोगे? फॉरवर्ड, करेक्ट। और जो बी से ए का फॉर्मेशन, ये क्या है? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ में आ गया। यदि मेरे को डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, यदि उसी रेट से बी ए में कन्वर्ट होने लगे, इसका मतलब है कि इनके चेंज कांस्टेंट हो गए, मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया। और जब कभी भी बेटा क्या हो, आपके रेट ए से बी के में बी का फॉर्मेशन और बी का ए में फॉर्मेशन यदि सेम हो जाए, उस स्टेट को हम लोग क्या, it is the state of reaction, it is the state of reaction, it is the state of reaction, it is the state of reaction in which rate of forward reaction, in which rate of forward reaction is equal to, it is the rate of reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, rate of backward reaction, and condition of reactant and product, and condition of reactant and product become constant. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आपका फॉरवर्ड हो गया और ये बैकवर्ड हो गया, इसको नोट कर लो। सर, हाँ बोलो। सर कैन यू रिपीट दैट? इट by mistake I left the Zoom. दोबारा डेफिनेशन लिखना है क्या? दोबारा देखो, it is state of reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. It is the state of reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and condition of reactant and product remain या become constant. करेक्ट? ये नोट कर लो। इधर बेटा सिंपल लिखा है मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब आपके बराबर हो जाए, इसका मतलब इसका इसमें इसका कन्वर्जन और इसका इसमें कन्वर्जन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल। वो आपकी रिएक्शन किस स्टेट में है? केमिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट? अब इधर क्या बोला गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है? रेट होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। रेट किसका मतलब, रेट क्या होता है? किसी भी चीज का चेंज। यदि बेटा ये ए का बी में कन्वर्ट का रेट किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बोल सकते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये जो बेटा इस तरीके से कभी भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कोई भी चीज, इसका मतलब है मैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्या है? करेक्ट? क्योंकि देखो रेट समझ में आ रहा है सभी को, रेट क्या होगा?
किससे आपकी रिएक्शन चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। पहले सपोज आपने 100 मोलर लिया था, बाद में 50 मोलर बचा, और यदि आपको टाइम पता है तो आप रेट बता सकते हो। यदि कोई बोले कि भाई 2 घंटे में 100 का 50 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, रेट 25 है, 25 मोलर बाई आर। 2 घंटे में क्या हुआ बेटा, पर आर क्या हो रहा है, 25 चेंज हो रहा है। यही तो हुआ, 100 से 50 हुआ। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे में यदि 100 से 50 हुआ, इसका मतलब है कि पर आर कितना चेंज हो रहा है। अच्छा, वही क्या हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, कि आपके पास रेट का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली में अभी देखो इतना इजी नहीं है ये काम, बट अभी आप जब 12th में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्ट रेट क्या होता है, ठीक है। और रेट किस पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं इस पर रेट डिपेंड ही करे, ऐसा जरूरी नहीं। बट केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे और जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम में अपने सिलेबस, उन सब में बेटा क्या होगा, आपका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्चुअली में नहीं करती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट इधर जो अपने सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो आपका क्या होगा, सिंपल। आगे समझ, तो सिंपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। अब रेट ऑफ बैकवर्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके लिए रिएक्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी, इधर क्या है, करेक्ट। यदि मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, के एफ या के एफ इंटू ए इज इक्वल टू के वी इंटू, ठीक है। ये बेटा आपके कोई भी कांस्टेंट है, सपोज के एफ आप क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, करेक्ट। इस तरीके से ये अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम ये है, यही हमने डेफिनेशन लिखी है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो इक्वल टू है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इसका रेट इसके बराबर हो जाएगा, ये लिखा। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एफ अपॉन के बी, क्या क्या लिख सकते हैं, के बी अपॉन के, करेक्ट। क्या लिख सकते हैं, देखो के इसको इधर ले आए और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये कर सकते हैं मैथ्स, ये हो गया। और जो के एफ अपॉन के बी है, इसको बोलते हैं बेटा, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, के, क्या बोलेंगे, के, ये क्या हो गया आपका, के इक्विलिब्रियम आप क्या बोल रहे हो, बी अपॉन, और ये एक्चुअली में बी क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो के इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर लिख जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का तो मतलब प्रोडक्ट अपॉन ठीक है, इतना नोट करो। के इक्विलिब्रियम को हम लोग सिंपल के भी लिखते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर सिंपल आपको के लिख के दे तो उसका मतलब क्या, वो आपको के इक्विलिब्रियम देता है। के इक्विलिब्रियम मतलब आपको सबको पता होगा।
रेडी है? हो गया ये सभी का? ये कंसंट्रेशन जो है हम लोग ने क्या कर रहे हैं, ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी और इधर में कंसंट्रेशन। ठीक है, यदि सपोज यही क्या है, ए से बी का ये आपकी कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो स्टार्टिंग में सपोज ए की कंसंट्रेशन ए ना, ठीक है, सपोज ए की कंसंट्रेशन और बी कितना होगा स्टार्टिंग में 0, एट टी इक्वल टू 0 मतलब जब प्रोग्रेस स्टार्ट ही हो रहा था रिएक्शन तो बी कितना था 0। अब क्या होगा, धीरे धीरे ए की कंसंट्रेशन कुछ कम होगा, ए की कंसंट्रेशन कुछ कम होगा तभी वो बी में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। और यदि आपको पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड, और मैं बोल दूं आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो लेस देन 1, इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या कि जो कांस्टेंट रिएक्टेंट की जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर क्या, इक्विलिब्रियम पर ये सारे जो कंसंट्रेशन होती है इक्विलिब्रियम पर बेटा ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, बी से, करेक्ट। इसका मतलब ये है, अब स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि रिएक्शन क्या होनी है, रिएक्शन होगी तो ए की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ग्राफ कैसे कुछ कम होगा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, करेक्ट। और बी की क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, करेक्ट। बी का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना, अब बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ठीक बात है, बट ऐसा आएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, इसका चेंज और उसका चेंज बराबर हो जाता है, मतलब जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो, बट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन एक ही जाता है, इसका मतलब है क्या, ये वाला ग्राफ ऊपर ही रहेगा और ये इक्विलिब्रियम, सपोज इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, अब तो कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन ये क्या होगा, ये है समझ में क्या होगा, इधर से बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन कम हुई, और एक टाइम ऐसा है जब इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब अब इनकी कंसंट्रेशन में चेंज होना नहीं है, और चेंज नहीं होना है तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिए, और इक्विलिब्रियम पर जो ये इक्विलिब्रियम है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी कम है एज कंपेयर टू ए, बी किसका ग्राफ है, ए का, ये इसका मतलब इस ग्राफ को देख के आप बोल सकते हो कि ये ज्यादा है बी से, देखिए आगे समझ में क्लियर है, ये हो सकता है। यदि मैं आपसे बोलूं ये क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1, ये आपको पता है b अपॉन a होता है, और मैंने आपसे बोला k जो है वो ग्रेटर देन 1, अब इधर पे आपका कंसंट्रेशन फर्दर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, बनाने की कोशिश करो।
ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा ये आपकी इक्विलिब्रियम। पहले ये ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद ये बनाना, इसको बनाने की कोशिश। देखो ये जो आपको लग रहा होगा सर आपने ऐसे कर्व क्यों बनाया, ठीक है, ये मैथमेटिक्स। हम क्या करेंगे, हमें इतना ज्यादा जरूरत है नहीं कि क्यों कर्व बन रहा है, तो इतना हम लोग ज्यादा सीखेंगे नहीं। हमें क्या पता बस होना चाहिए जो चेंज होता है कुछ कर्वेचर, इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे। और बाकी तो मैथ से तो वो हमें ये वैसे जो मैथ्स वालों को भी नहीं पढ़ाया जाता कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन उनको आइडिया लग जाता है। बना क्या किसी का? हो गया? बनाया नहीं बना पाए? बनाया किसी ने? क्या होगा देखो जरा, सिंपल देखना शुरू करो इधर। अब रिएक्टेंट इनिशियली बेटा कहीं इधर होगा और प्रोडक्ट इनिशियली कुछ इधर होगा, यदि स्टार्टिंग में उसके पास कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है, रिएक्टेंट कुछ कम होना शुरू होगा, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ कम होना शुरू होगा, एक टाइम पर इक्विलिब्रियम आएगा और उसके बाद, और अब आपको पता है बेटा जो k ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कम होगी a की b से। तो जहां पर बेटा ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, मतलब जहां से उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है, उसके उस पॉइंट पर क्या होगा, या उससे पहले कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, b की ज्यादा हो जाएगी।
सभी के लिए लेस देन 1 आएगा, ग्राफ आया समझ में? नहीं आया समझ में? के ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यदि बेटा ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये यदि बेटा ज्यादा कब होगा, जब ये इससे ज्यादा फॉर्मेशन होता है, और इधर पे बेटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर होना चाहिए, किससे, एक पॉइंट से। इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा ऊपर जाएगा तभी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसी ग्राफ को जिस तरीके से बनाओ इसको, इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, जो कि क्या बी ज्यादा है इससे, करेक्ट। यदि इसी में थर्ड केस की बात करूं, तो आपका के क्या हो जाए, इक्वल टू 1, ये क्या हो जाए, इक्वल टू, तब क्या होगा, तब ग्राफ कैसे होगा, इसका मतलब इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पर बेटा बी का कंसंट्रेशन बराबर हो गया किससे, एक एक। कोशिश करो, अरे बनाओ, गलत होगा सही होगा बनाओ, तो एटलीस्ट क्या दिमाग चलाते हो, कुछ तो करो, बैठ के बस सोचते रहते हो, पता है कितना कुछ सोचते हो। बना दिए, दिखाओ, दिखाओ, इसका देखो, ये पहले क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन कुछ कम होगा, बी का कंसंट्रेशन कुछ बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से कांस्टेंट होना है वहां पर दोनों की बराबर हो जाएगी। इसी पॉइंट पे तो मैंने बोला था, जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव करे वहां पर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, समझ में? स्टार्टिंग से थोड़ी इक्वल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, स्टार्टिंग में तो ये था, ये जीरो था, करेक्ट। बात एक जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे होंगे तब उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन इधर से इधर से तो इस तरीके से आपसे क्या होगा बेटा, ये जो मैंने कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको, फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि कौन सा ग्राफ सही है इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपके लिए क्या इक्विलिब्रियम पर देखा, रेट सबसे पहले तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट। रेट चेंज, ऐसा मत करना सर कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हमेशा सेम होनी चाहिए ना, उसका रेट सेम होना चाहिए, मतलब चेंज आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा समझना, चेंज आपका क्या होना चाहिए, क्लियर है। और नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा कोई भी रिएक्शन, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है,
ये कर लिया था। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो, अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। देखो अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या बताया था मैंने, जो स्टार्टिंग में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितनी भी आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगा, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। सेकंड पॉइंट लिखो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मेजरेबल, सेकंड पॉइंट लिखो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, concentration, density and color remain same. Temperature, pressure, volume, concentration, density and color remain same. ठीक है। और नेक्स्ट पता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट क्या होता है, लिख लो, RF is equal to RB। अब सपोज आपका बेटा कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, सपोज आपका क्या है बेटा, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो यदि आपको उसको डिस्टर्ब करना है तो कैसे डिस्टर्ब होगा, मतलब उसको आप इक्विलिब्रियम से हटाना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर दोगे, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर देंगे, या कुछ और ऐड कर दें, या टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो। बट बेटा जिस टाइम पर आपने क्या किया, जिस टाइम पे आपने बेटा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, क्या तो रिएक्टेंट ऐड करा, या प्रोडक्ट ऐड करा, या आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, या कैटलिस्ट ऐड कर दिया, करेक्ट, तो उस टाइम तो बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम की हमेशा कोशिश रहेगी वापस अचीव करने की। तो यदि सपोज आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, यदि आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड जाएगा, फिर जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, आगे समझ में। तो हमेशा बेटा आप जहां जो भी चेंज करने की कोशिश करोगे, जो भी आप उसको जो भी डिस्टर्ब ठीक है, तो क्या बोल रहा था, जो आपका यदि आप कहीं पर भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे किसी भी फैक्टर से, यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करो, या रिएक्टेंट ऐड करो, या टेम्परेचर चेंज करो, या कुछ भी कैटलिस्ट ऐड करो, इनर्ट गैस ऐड करो, कुछ भी आप चेंज करोगे तो हमेशा वो थोड़े समय के लिए होगा, फिर से वो हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब, equilibrium may be disturbed by temperature, pressure change, volume change and concentration change
ठीक है, डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपने कुछ भी चेंज करोगे डिस्टर्ब होगा, बट इक्विलिब्रियम attained after some time, equilibrium attained after some time, but equilibrium attained after some time. तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं, एक बार मैच कर लेना, इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब by temperature, pressure change, volume change, concentration change, but equilibrium attained after some time. क्लियर है? तो और अभी हम लोग एक प्रिंसिपल सीखेंगे, ये चैटेलियर प्रिंसिपल, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि आप जो भी चेंज कर रहे हो, यदि सपोज आपने रिएक्टिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा, तो हमेशा जो आपका इक्विलिब्रियम है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, यदि आपने इसकी इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन कम करेगा, और इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन कम करना है तो जो आपका रेट होगा वो कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा तो हमेशा बेटा यदि आप कोई भी चेंज कर लो, हमेशा कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम अचीव करने की ट्राई जरूर करेगा, ठीक है, ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखो, change in concentration may change equilibrium, जैसे मैंने बताया अभी कि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज इक्विलिब्रियम, but equilibrium constant remain same, but equilibrium constant remain, तो बेसिकली सीधा सीधा बोलूं तो क्या, कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, अभी इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, सपोज इस पॉइंट पर आए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, बट आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी यदि आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे। अब किससे चेंज होगी, ठीक है, वो लिखो कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज, कंसंट्रेशन के चेंज होने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज बाय, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज बाय equilibrium constant can be changed by change in temperature, ठीक है, और यदि आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे बेटा तो उससे भी कभी भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, catalyst does not affect equilibrium constant। जो कैटलिस्ट का काम होता है वो क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट आपके टाइम को चेंज कर सकता है, जो काम 10 घंटे में हो रहा था उस कैटलिस्ट ऐड करने से 5 घंटे में हो सकता है, बट कभी भी बेटा कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ना वो रेट, ठीक है, हाँ रेट चेंज करेगा, 5-10 घंटे की जगह 5 घंटे हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम को आप तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो लिखो कैटलिस्ट में चेंज टाइम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, catalyst only change time, catalyst only change time, catalyst only change time, catalyst only change time of reaction to attain equilibrium।
तो कहाँ तक लिख लिया था? हाँ, तो मैं बोल रहा था जो आपके कैटलिस्ट हैं तो जरूरी नहीं बेटा कि आपके सारे कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज ही करें। ठीक है, हम लोग कुछ कैटलिस्ट बेटा ऐसे भी यूज करेंगे जहां पे हम रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करना। और कोई रिएक्शन है बेटा वो एक्सप्लोसिव बहुत फास्ट रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना होता है, स्लो डाउन करने के लिए हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। मतलब रेट रिएक्शन को इंक्रीज करना मतलब टाइम को कम करना, और कोई रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब टाइम को कम करना। देख लो पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट में लिख लेना टाइम इंक्रीजेस टू अटेन इक्विलिब्रियम, सॉरी टाइम डिक्रीजेस टू अटेन इक्विलिब्रियम यदि पॉजिटिव है तो, क्योंकि फास्ट कर देगा जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव इक्विलिब्रियम क्या होगा, टाइम इंक्रीजेस टू अटेन इक्विलिब्रियम। नेगेटिव कैटलिस्ट में लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्टिव मास। हेडिंग डालो एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है और हम लोग किसको एक्टिव मास एक्चुअली बोलते हैं? तो एक्टिव मास होता है बेटा आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, मतलब एक्टिव मास को जनरली हम लोग मोलैरिटी लिखते हैं। मोलैरिटी, प्रेशर भी लिख देते हैं, यदि गैस होता है तो जनरली उसको प्रेशर में लिखते हैं। बेसिकली ये एक्टिव मास है। तो ये समझो बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी जिसका भी सिग्निफिकेंट अमाउंट चेंज हो रहा है, मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा चेंज नजर आता है, यदि गैस है प्रेशर में चेंज को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो क्या हो गया आपका एक्टिव मास होगा। यदि सपोज कोई रिएक्शन हो रही है उधर पे आपके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट, तो वो क्या हो जाएगा उसका एक्टिव मास। है समझ में? तो जनरली हम लोग एक्टिव मास को मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं बेटा कि जो मोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, करेक्ट। तो अब सपोज ऐसे सोचो जैसे गैस है, जो गैस जनरली होती है बेटा, गैस से हम लोग प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मोल उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके जो वॉल्यूम होता है वो तो सेम ही रहता है, क्योंकि वो कंटेनर का वॉल्यूम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और मोल एक्चुअली सेम ही रहता है। तो आपका जो जनरली हम लोग जो एक्टिव मास गैसेस का लिखते हैं वो प्रेशर लिखेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर सीखा था गैस। ठीक है, और जो आपका कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, गैस को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड को भी, लिक्विड को भी, और गैस को सबको हम कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ये एक्टिव मास होता क्या है? तो एक्टिव मास बेटा हम लोग उसको बोलते हैं जो एक्टिव हो, तो नाम से समझ में आ रहा है एक्टिव मतलब जिसमें चेंज सिग्निफिकेंट। यदि ऐसा कुछ है जहां पर बेटा चेंज सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा, तो उधर पे हम लोग उसका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, NaCl सॉलिड से सपोज Na प्लस aqueous प्लस Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये आपके गैसियस है या aqueous। अब यदि बेटा ये सॉलिड है, तो सॉलिड क्या होता है बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत जनरली तो चेंज नहीं होती, ठीक है, या ऐसे समझ लो इसको थोड़ा और अच्छे से, सपोज CaCO3 ये उसको आपने क्या करा, और इसका क्या बन गया, ये आपका CaO सॉलिड प्लस CO2
ठीक है। अभी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड, इनमें क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा चेंज तो आना नहीं है। जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगा सेम उसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिवर्स रिएक्शन क्लोज करते हैं हम, तभी इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं। तो ये इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि सॉलिड है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो अब और ये आपका क्या है, एक्सेस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हुई, अब हमने क्या करा, ऑब्जर्व करा, जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तब हम लोग ने इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को ऑब्जर्व करा कि भाई ए की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड है उनमें कोई भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, जबकि जो गैसेस है उनमें क्या होता है, ठीक है। मतलब एक रिलेटिव बात कर रहा हूँ, यदि सपोज कहीं गैस प्रेजेंट है और सॉलिड भी प्रेजेंट है, तो गैस में ज्यादा चेंज हो रहा है तो जो चेंज दिखाई देगा वो सिर्फ गैस का दिखाई देगा, तो वो एक्टिव मास क्या हो जाएगा, हम लोग उधर गैस का लेंगे और सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास क्या ले लेंगे, ठीक है। अभी सपोज ऐसा कुछ है कि सब सारे लिक्विड ही, तो हम लोग लिक्विड, यदि कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में लिक्विड, ठीक है, और ये कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में, तो तुम्हारे 5 रुपए दे बेटा, कोई 5 ले ले, तो तुम्हारे में बहुत भारी चेंज आ जाएगा ना। तुम 5 रुपए थे, तुम्हारे पास पैसे वाले थे तुम, और 5 गायब होने से तुम बिना पैसे वाले हो गए, और किसी के पास 1 लाख है, उससे 5 रुपए चले गए, तो अभी भी उससे क्या चेंज हुआ उसमें। तो यदि किसी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ, और उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो उसका जो एक्टिव मास है उसको हम लोग क्या ले लेंगे। और ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन है बेटा जिसके चेंज में बहुत ज्यादा चेंज है, तो उसके उसके चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन से या उसके पार्शियल प्रेशर। अगर समझ में, बेसिकली इधर चेंज का क्या मतलब है, होता क्या है बेटा, लोग ऐसे रटवा देते, जैसे मैं भी अपनी रटवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। बट ऐसा रटना नहीं, ये गलत तरीका है रटने का, बट तुम लोग का काम चल जाएगा इतना रटने से। बट एक्चुअली में ये बोलना गलत है कि सॉलिड और लिक्विड का आप 1 ले लेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे केस दिखाऊंगा जहां पर ऐसा गलत है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है बेटा, जो मैं अभी सिखाया आपको 5 5 और 1 लाख और 5 बजे, मतलब चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट दिखना चाहिए। यदि सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, उधर आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास में लेंगे, है समझ में। नॉर्मली याद रखने के लिए जनरली जो वर्ड है ना, जनरली होगा कि सॉलिड और लिक्विड की एक्टिव मास हमेशा 1 होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज आए, वो भी सिग्निफिकेंट है, और उसकी एक्टिव मास को हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन से आए समझ में। तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर देखो, रिलेटिवली सपोज किसी में बेटा 10 का चेंज हो रहा है, किसी में 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भाई 10 वाला चाहे सॉलिड ही हो, लेकिन 10 का चेंज तो सिग्निफिकेंट चेंज है ना एज कंपेयर टू 2 के चेंज से, तो उधर उसको हम लोग चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, उसके चेंज को लिख लेंगे और 2 वाले छोड़ देंगे, उसका 1 ले लेंगे, आए समझ में। तो हमेशा रिलेटिव देखेंगे कि कैसा चेंज हो रहा है, उस चेंज के हिसाब से हम लोग अपना एक्टिव, क्लियर है। बट जनरली सॉलिड और लिक्विड का आप क्या करोगे, 1 लोगे, और गैसेस को आप पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन से लिखेंगे। देखो एक्टिव मास मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और प्रेशर, concentration in terms of molarity and pressure concentration in terms of molarity and pressure, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ये रिप्रेजेंट करें, तो मैंने बोला जनरली इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह आप इसको प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम इन, मोलैरिटी लिखना है
मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन V बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? गैसेस का एक्टिव मास हम लोग बेटा पार्स ठीक है, ये हो गया। ये लिख लो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इक्वल टू एक्टिव मास लिख लिया। लिखो जरा एक एट ग्राम ऑफ हीलियम कॉमा 8 ग्राम ऑफ हीलियम कॉमा 8.4 ग्राम ऑफ N2 8 gram of helium and 8.4 gram of N2 and 128 gram and 128 gram of SO2 is present in 2 liter 8 gram of helium, 8.4 gram N2 and 128 gram SO2 is present in 2 liter container container. Find active mass of each gas. 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 करो सभी लोग इसको। क्या करना है? एक्टिव मास निकालना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो।
हो गया? बताओ जरा क्या क्या गिवन था। 8 ग्राम ऑफ हीलियम, देखो जरा अभी 2 लीटर, करेक्ट। और इसका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सबसे पहले अपने पास ग्राम में तो क्या निकाले, मोल्स। मोल्स कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 to 2, करेक्ट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 2, वॉल्यूम कितना है 2, लीटर में ही दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, मोलैरिटी, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा इसका एक्टिव मास। कोई पूछे एक्टिव मास ऑफ हीलियम क्या बोलो, 8.4 ग्राम ऑफ N2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोल्स निकालो तो 8.4 डिवाइड बाय 88, ये कितना आ जाएगा 0.3, तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.15 मोलर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सपोज 128 ग्राम ऑफ SO2, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 128 डिवाइडेड बाय 64, 64 होगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो मोलैरिटी इसकी भी कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। यदि सपोज आपको कुछ इस तरीके से दे देता, कोई वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर कितनी, तब आप P इक्वल टू एनर्जी लगा के उसका प्रेशर कैलकुलेट कर लेते और वो उसका क्या होता था, आगे समझ, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे समझ, नोट कर लो ये। डन ये, ऑनलाइन लीव करूं, चलिए बाय, थैंक यू।